OMG वीडियो नंबर 2। दोस्तों OMG सीरीज़ एक मैंने चालू की थी अभी रिसेंटली। उसमें बस एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, सिंपल बातें लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल बातें उन लोगों के साथ में जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो आजकल सोशल मीडिया पे रील स्टार्स बहुत हो गए, पर रियल स्टार्स जो हैं उनको भी आना पड़ेगा, उनको भी बात करनी पड़ेगी। तो मुझे लगा शेयर बाजार छोड़ के कुछ ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो लाइफ के 360 डिग्री पर्सपेक्टिव हमको दे और रियल में जिन्होंने लाइफ में कुछ मचाया है। तो आज है वीडियो नंबर 2 और आज मैं बात करूंगा मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जिसने इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में ज़बरदस्त मचाया है। आज बात करेंगे इंश्योरेंस 101, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में सब कुछ, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और आपको कैसे इससे फ़ायदा उठाना है, सब कुछ बात करेंगे। वेलकम करते हैं मेरे प्रिय दोस्त राहुल अग्रवाल आइडियल इंश्योरेंस से। हेलो हेलो भाई, हाउ आर यू? वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा। सेम हियर विवेक भाई, ऐसे लुकिंग फॉरवर्ड। शाम को हम लोग बैठते हैं दोस्तों, हर तरह की बातें कर लेते हैं। हम लोग दोनों ने लिटरली अपना करियर साथ में चालू किया था, बट आज थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, फॉर्मल सा माहौल बन गया। नहीं, यस, लेट्स मेक इट एज इनफॉर्मल एज पॉसिबल। एब्सोल्युटली, जैसे अपने शाम को बैठते हैं फॉर एब्सोल्युटली, whatever glass we have, let's try to keep it as casual as possible because जो दोस्त मेरे यहाँ पर मुझसे सीखते हैं ना, वो चाहते हैं कि मैं बस कैजुअली रहूँ। विल बी एज कैंडिड एंड शेयर एब्सोल्यूट रियल लाइफ एक्सपीरियंस। एकदम। राहुल, आपके बारे में मैं बताता हूँ लोगों को, ठीक है? तो मैं कैट की तैयारी कर रहा था। कैट जो MBA की तैयारी होती है ना, तो यहाँ पर एक लोकल इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर कैट की तैयारी कर रहा था। तो वहाँ पर क्या, कैट के कॉल आने के बाद में GDPI होती है, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो एक GD चल रहा था, वहाँ पर मैंने अपनी बातें की और देखा यहाँ से एक आवाज़ आई जो अपनी बातें चालू कर दी उसने, और मेरी नज़र में वो इंसान पड़ा कि यार ये बात तो बहुत लॉजिकल कर रहा है, और वो था राहुल। ग्रेट मेमोरी, ग्रेट मेमोरी। तो हम लोग तब से एक दूसरे को जानते हैं। तो राहुल अपना ऑब्वियसली बिजनेस स्कूल में चले गए, मैं अपने बिजनेस स्कूल में चला गया, और हम लोग दोनों ने कुछ तो कर ही लिया अपने अपने बिजनेस स्कूल में। बट एक बात है राहुल की, डे 1 से राहुल को पता था कि इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ कंज्यूमर ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और डे 1 से वो उसी में लगे रहे। और आज कितने साल हो गए राहुल? 15 साल। मैंने ओरिजिनली अपना करियर इंश्योरेंस में स्टार्ट किया था जब मैं कॉलेज में था। अच्छा। मैंने एक साल में एक एजेंट था मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ में। अच्छा। और बट आफ्टर MBA आई स्टार्टेड आइडियल इंश्योरेंस 2005 में। सो दिस ईयर हम लोग 18 साल कंप्लीट करेंगे इंडस्ट्री में। अमेजिंग, 18 साल का टीनेजर। यस, मैं वही लोगों को बोलता हूँ कि अभी हमने चालू किया है, अभी तो जवान हुए हैं, अब भागना है। यस एब्सोल्युटली। और मुझे बहुत ही एक कॉन्फिडेंस है राहुल के ऊपर में कि राहुल भागेगा। वैसे दोस्तों ये हमारे दोस्ती है, इसीलिए ये वीडियो है। कहीं भी आप इसको ये मत समझ लीजिएगा कि मैं इसकी कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ, बट हाँ मैं इनको ज़रूर प्रमोट कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक ही डिजर्व्स डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे मैंने कहा ना, रियल हीरोज़। तो ये रियल हीरोज़ है, रियल बिजनेस कर रहे हैं। तो इनसे हम जब समझेंगे, सीखेंगे, तो एक अलग ही उसका नॉलेज का हमको आदान प्रदान होगा। आई होप सो। यस। सो राहुल, इंश्योरेंस पे सीधा बात करते हैं कि आपके बारे में तो हम वैसे भी बहुत कुछ जानते हैं। राहुल ने बुक लिखी है बहुत अच्छी, तो वो बुक भी आप देखिएगा। अगर आप इंस्पायर होना चाहते हैं एक न्यू जेन एंटरप्रेन्योर से, तो वो बुक देखिएगा, पढ़िएगा। अच्छा स्टोरी है, राहुल के बारे में जानना अच्छा लगेगा। बट आज का टॉपिक है इंश्योरेंस 101। तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक कि हम एज अ हाउस होल्ड, इंडियन हाउस होल्ड, हम लोग कितना इंश्योरेंस करवा रखे हैं अभी, और आपको क्या लगती है कितनी कमी है अभी? सो बिगेस्ट क्वेश्चन इन इंडिया, हम कितना इंश्योरेंस करवा के रखें और कितनी कमी है। हम कुछ इंश्योरेंस नहीं करवा के रखे हैं। ओके, आप मतलब मैं आपको बहुत सारा डेटा, बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स बता सकता हूँ कि पेनिट्रेशन 5% है, 3% है, बट लोग जानते हैं, आज भी लोग इंडिया में इंश्योरेंस का मतलब नहीं समझ पाए हैं, और वो अवेयरनेस आज भी नहीं है। इनफैक्ट खास करके कोविड के टाइम में तो इसका बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट हुआ, बिकॉज कोविड में पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस में भी लोगों का बहुत बड़ा क्लेम आया हॉस्पिटल्स में। 15 लाख 20 लाख लोग इंश्योरेंस जो करा के भी रखते थे, वो 2 लाख 5 लाख का करा के रखते थे। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों की डेथ हुई, एंड दे लेफ्ट विदाउट लिविंग
मच मनी। आई एम श्योर आपके व्यूअर्स भी रिलेट कर पाएंगे, उनके जान पहचान में किसी का डेथ हुआ है या किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ एंड उनके पास सफिशिएंट पैसे नहीं थे। इनफैक्ट अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो अगर इंडिया में कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आज भी 80% लोगों को लोन लेना पड़ता है, और किसी का डेथ होता है तो 95% लोगों को लोन लेना पड़ता है। Oh my God. Right? Yes. So, oh my God, this is exactly, despite now we are in 2023, but लोग आज भी इम्पोर्टेंस इंश्योरेंस का नहीं समझते हैं। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए, खास करके इंडिया इज़ अ मिडिल क्लास कंट्री। ओके, अब 80 to 90 करोड़ की आबादी है। आज आपको या मेरे को शायद इंश्योरेंस उतना नहीं ज़रूरत है, बिकॉज आज हमारा 20 लाख रुपया का कॉस्ट आ जाए तो हम मैनेज कर लेंगे। बट जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए 10-15-20 लाख बहुत बड़ा फैक्टर है। तो उनको तो मेडिक्लेम या लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर होम इंश्योरेंस की बात करूं तो 1% होम्स भी इंश्योर्ड नहीं है, और होम्स में भी इतना नुकसान हो रहा है, इतना क्लेम्स आ रहे हैं। आप अभी देखिए जो उत्तराखंड में ऋषिकेश वगैरह देहरादून साइड में नहीं सॉरी ये शिमला साइड में जो इतना डैमेजेस हुए थे फ्लड से, हजारों घर बह गए थे। आप अम्फन की बात करें जो बंगाल में आया था 2 साल पहले, इतना नुकसान हुआ। हर साल अभी नेचर क्लैमिटीज बढ़ती जा रही है जिसमें बहुत घर टूट जाते हैं, डैमेज होता है। बट इंडिया में होम इंश्योरेंस का कल्चर ही नहीं है। आप अगर कॉस्ट अगर देखो तो होम इंश्योरेंस का कुछ भी कॉस्ट नहीं लगता है। आप बॉम्बे जैसे सिटी में जहाँ पर होम्स इतने महंगे हैं, घर इतने महंगे हैं, वहाँ अगर आप एक 2000 स्क्वायर फीट का होम घर का इंश्योरेंस करें तो आपका साल का 5-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो लोग अपनी 10 लाख की गाड़ी का 30,000 रुपया प्रीमियम दे देते हैं, बट 2 करोड़ के घर का 5,000 प्रीमियम नहीं दे सकते। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग करना नहीं चाहते, बट वो अवेयरनेस नहीं है जो अभी इंडिया में आना है और जो बहुत ज़रूरी है इंडियंस के लिए। I hope I was able to answer your question. I think it's a good starting point of our discussion. इसी से मेरे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैसे राहुल यू सेड कि कोविड के अंदर में लोग हॉस्पिटलाइज हुए, तो एक धारणा क्या है हमारे माइंड में कि ये तो कवर ही नहीं होती है शायद मेडिकल में, क्योंकि आइडिया नहीं है। या जो नेचुरल कैलेमिटी से सपोज मेरा घर डैमेज हो गया तो इसका तो हमको इंश्योरेंस कंपनी देगा नहीं। तो थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअली बता सकते हैं कि क्या इंश्योरेंस कंपनी देती है, क्या नहीं देती है, क्या सब कुछ देती है और सबके अलग अलग रेट कार्ड है? यस, सो सब कुछ कवर्ड हो सकता है आज के दिन इंडिया में। इनफैक्ट इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट और पुश है। अभी जैसे एग्जांपल मेडिक्लेम में पहले ये जो डे केयर प्रोसीड्यूर्स होते थे वो कवर नहीं होते थे, अब IRDAI ने उसको कवर कराया है। मेंटल जो डिसऑर्डर होता है डिप्रेशन वो कवर नहीं होता था, उसको कवर कराया। सो IRDAI आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पहले कवर नहीं होता था, IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनीज को बोल के वो भी कवर करा रहे हैं। सो IRDAI इज टेकिंग लॉट ऑफ स्टेप्स कि कवरेज बहुत वाइड हो, हर तरह का कवर मिले। आज घर में भी आप सब कुछ कवर करा सकते हैं। आप आंधी तूफान चोरी, घर में गहने होते हैं, टीवी होती है, डैमेज हो गया, एवरीथिंग कैन बी कवर्ड। सो कवरेज सब कुछ है अवेलेबल, राइट। सॉरी मैं सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन का भूल गया। तो जैसा कि आपने कहा कवरेज फ्रॉम अ हेल्थ इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव, बट अब जैसे जो जनरल इंश्योरेंस में बाकी कंपोनेंट्स होते हैं कि मेरा घर डैमेज हो रहा है, तो क्या वो सब के अंदर में क्या मैं पूरा कवरेज करा सकता हूँ? बिकॉज क्लेम जब करने जाते हैं ना, हाँ, so तब पता लगता है ये तो इसका पार्ट ही नहीं था। कमिंग टू द क्लेम, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को क्लेम नहीं मिलता है। ये थोड़े से डिस्क्रिपेंसीज हैं, बट इसमें आप अगर अच्छे से पॉलिसी लें किसी समझदार एजेंट के थ्रू या ब्रोकर के थ्रू या ऑनलाइन में भी जाके आप अगर अच्छे से पूरा टर्म्स कंडीशंस पढ़ें तो क्लेम बिल्कुल मिलता है। एकदम ऐसा नहीं है कि क्लेम नहीं मिलता है। आप गलत डिस्क्लोज मत करें। बहुत जगह हम खुद ही डिस्क्लोजर गलत देते हैं, या हम हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, उसमें कॉलम होता है कि आप क्या ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, तो आप मेंशन कीजिए, राइट। हमारे एजेंट ने या कोई भी बोलता है कि आप इसको छुपाओ, नहीं छुपाते हैं, फिर बाद में उसी के कारण प्रॉब्लम होता है। अगर आप ट्रांसपेरेंटली सब कुछ डिक्लेयर करते हैं आपको क्लेम 100% मिलेगा। ये एकदम मिथ है कि क्लेम नहीं मिलता है। यही आंसर से क्वेश्चन आया दिमाग में कि सपोज मैं सिगरेट स्मोक करता हूँ और मैं क्यों छिपाना चाहता हूँ, मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरा प्रीमियम का अमाउंट बढ़ जाएगा, करेक्ट। लेकिन बाद में इसके कारण ही मेरा कुछ ना कुछ होगा जो होगा, आपने कहा। तो वो जो प्रीमियम बढ़ता है ये कितना परसेंटेज बढ़ता है?
सो ये प्रीमियम भी काफ़ी बढ़ जाता है। अच्छा। हेल्थ में फ़र्क नहीं पड़ता है, मेडिक्लेम में फ़र्क नहीं पड़ता है, बट लाइफ में अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका प्रीमियम 20 से 30% बढ़ जाता है। ओके। राइट, बट अब मैं आपको बताता हूँ, पहला बात तो आज आप छुपा नहीं सकते हो, बिकॉज वो आपका मेडिकल टेस्ट कराएंगे और वो निकोटीन लेवल आ जाता है। हाँ। अभी आपने इंडिया में तो हम होशियार बहुत हैं, हाँ। सबके सब हम डायग्नोस्टिक सेंटर से सेटिंग करके वो भी छुपा दिया। ओ बाबा। कल को क्लेम आया। हाँ। सो देखिए, अभी तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं करती है, हाँ। बट जब क्लेम आता है ना, हाँ। तो वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को लगाती हैं, जो जाके आपके पान वाले से जाके पूछेंगे कि ये बंदा आके सिगरेट खरीदता था क्या बात है। यस, दे गो टू दैट लेवल। वो आपका फेसबुक चेक करेंगे, इंस्टा चेक करेंगे, और कहीं भी उनको 5 साल पुराना भी, आजकल सारा डिजिटल फुटप्रिंट सब मिल जाता है। एकदम। वो कहीं भी पार्टी में आपके हाथ में सिगरेट है या हुक्का मार रहे हैं, आप कहीं भी कुछ देख लिया, वो क्लेम रिजेक्ट मार देंगे। सही है, सही है। सो इट्स नॉट वर्थ कि आप छुपाएं। Correct. आप 20% एक्स्ट्रा प्रीमियम देके निश्चिंत रहें, बिकॉज आप चले जाएंगे पीछे से, भी क्लेम के लिए आपके परिवार वाले झगड़ा करते रहेंगे। पर्पस तो वही है। पर्पस वही है उनके लिए। अगर हम हैसल छोड़ के ही चले गए तो फिर उसका क्या फायदा हुआ? आपको अगर इससे बढ़िया है, आप सपोज 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते Okay, हैं, okay. आप 2 करोड़ का मत लीजिए, आप 1.5 करोड़ का लीजिए। राइट, अगर आप को उतना प्रीमियम नहीं देना है, बट कराइए सही से, या तो मत कराइए। सही है। एक बार एक काम करते हैं, पूरा इंश्योरेंस को ना क्लस्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? तो एक हो गया इंश्योरेंस जो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, अलग अलग कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, जिसमें आप मेडिकल भी मान लीजिए, घर भी मान लीजिए। एक हो गया मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे क्या क्या इंश्योरेंस के नीड है एज अ बिजनेसमैन। और एक तीसरा कैटेगरी है कि मैं एम्प्लॉई हूँ। ओके, तो क्या कोई एम्प्लॉय को भी कोई इंश्योरेंस मिल सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो ये तीनों कैटेगरी में एकदम एग्जॉस्टिव बातचीत करते हैं। पहला चालू करते हैं एज अ ओनर, एज एन इंडिविजुअल एंड फैमिली, क्या क्या इंश्योरेंस मेरे पास होने चाहिए? सी एज अ इंडिविजुअल आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंसेज हैं, सबसे पहले आपको एक अच्छा मेडिक्लेम होना चाहिए। we'll discuss more on health insurance, because health insurance अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। करेक्ट। आप साथ साथ में ना टैक्स की भी बातें कर लीजिएगा, बिकॉज हमको ना टैक्स बचाना बहुत पसंद है इंडिया में। तो अगर आपको लगता हो ये एक प्रॉब्लम आ गया। इंश्योरेंस इंडिया में हमेशा टैक्स बचाने के जरिए की तरह ही प्रमोट किया गया है, इसको भूल जाइए जी। टैक्स जो बच रहा है वो इंसिडेंटल है। इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह लीजिए। चलिए दोस्तों, आज हमने शपथ लेते हैं मिलके कि हम कभी भी इंश्योरेंस को टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे। ये आज आपके सामने हमने शपथ। अच्छा, आप हेल्थ इंश्योरेंस आप समझते हैं कि लेना चाहिए, जरूरत है। अभी गवर्नमेंट ने उसमें कुछ टैक्स बेनिफिट दिया तो एडिशनल है, एडिशनल आपको तो लेना पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस। डन है, डन। राइट, टैक्स बच रहा है इस बोल के तो आप मेडिक्लेम नहीं ले रहे हैं। नहीं, कुछ लोग देते हैं, उसीलिए आज शपथ ले रहे हैं हम, आपको कमिट कर दिया आपको कि अगले मेरे लर्नर्स अब कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि टैक्स बच रहा है इसलिए मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं। आई एम ग्लैड। सो कमिंग बैक, सबसे पहला मेडिक्लेम एक बहुत ज़रूरी है। आज के दिन हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट बहुत बढ़ गए हैं। एक अच्छा मेडिक्लेम, एक होता है बेस मेडिक्लेम प्लस टॉपअप पॉलिसी, कि आप सपोज एक बेस पॉलिसी लिए 5 लाख की, आप उसके ऊपर एक टॉपअप ले सकते हो 1 करोड़ का, जो 2-4 हज़ार रुपये में मिल जाता है आजकल। सो फर्स्ट इज एक अच्छा मेडिक्लेम चाहिए, एक आपको अच्छा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस जो प्योर रिस्क कवर करती है। एंडोमेंट वगैरह वो आपकी चॉइस है, आपको सेविंग्स में आप कुछ सेविंग्स करना चाहते हैं तो आप कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, आप और कहीं कीजिए, बट टर्म इंश्योरेंस इज अ मस्ट, बिकॉज इफ समथिंग हैपेंस टू यू, यू नो योर फैमिली नीड्स लॉट ऑफ मनी, राइट, जो टर्म इंश्योरेंस से आपको मिल सकता है। थर्ड है आपका होम या ऑफिस, ओके, विच अगेन डज नॉट कॉस्ट मच एट ऑल, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉम्बे ऐसी जगह में 2000 स्क्वायर फीट का 2-4 करोड़ का फ्लैट का प्रीमियम साल का 5-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं लगेगा। सो इट्स वेरी वेरी चीप। अब ये समझ लो कि नेक्स्ट 20 साल में भी एक छोटा सा क्लेम आ गया, कोई आंधी तूफान में आपका एक टीवी डैमेज हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, इतने एक्सपेंसिव ग्लासेस होते हैं, वो टूट गया, आपको पूरा रिकवर हो जाएगा। सो ये होम और ये ज़रूरी है। उसके बाद आज के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कवर आ गया, साइबर क्राइम। अच्छा, राइट। बहुत लोग बेवकूफ़ बनते हैं, या उनका डिजिटली दे गेट फ्रॉडेड, उनका बैंक अकाउंट से कोई पैसा निकल गया, तो बहुत छोटे से प्रीमियम में आप साइबर क्राइम लायबिलिटी पॉलिसी भी आप ले सकते हो। सो और देन अगेन योर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, वो सब इंडिया में आप जानते ही हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है, तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब इंश्योरेंस लेना जानते हैं। बट इंडिविजुअल, टू कीप इट सिंपल, your health, your life and your home insurance, these 3 are the most important products. Right. तो एक बार इस पे और थोड़ा सा let's go deeper inside. हेल्थ में क्या क्या कवर होता है अगर मैं खुद ही ले रहा हूँ खाली? क्योंकि मुझे पता है हेल्थ में मेडिक्लेम में 2 चीज़ें, कंपनी अगर ले रही है
तो उसमें कवरेज शायद बढ़ जाते हैं थोड़ा, और आप इंडिविजुअल लेते हैं तो आपका कवरेज कुछ होता है। तो उसमें क्या क्या कवर हो सकता है? सिमिलरली बाकी जो आपने कहा कि घर में क्या क्या कवर होगा, जो भी है एस्पेक्ट सब में बताइए। सो हेल्थ इंश्योरेंस में आज के दिन सब कुछ कवर्ड है, राइट। जैसा मैं आपको बता रहा था कि योर डे टू डे हॉस्पिटलाइजेशन, कोई भी कारण से हॉस्पिटलाइजेशन हो या डे केयर हो, आजकल बहुत मेडिकल एडवांसमेंट के कारण जो बहुत सारी डिजीज़ हैं जो आप सेम डे जाके ट्रीटमेंट करा सकते हो। इनफैक्ट ओपीडी भी आजकल बहुत पॉलिसीज हैं जो कवर कर रही है। प्रॉब्लम हेल्थ इंश्योरेंस में कभी कहाँ आता है कि आपको पहले से कोई डिजीज़ है तो वो बहुत इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती है, या एक वेटिंग पीरियड के बाद कवर करती है कि आपको 1 साल के बाद वो कवरेज मिलेगा, 2 साल के बाद मिलेगा, 4 साल के बाद कवरेज मिलेगा। सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। बट वहाँ भी आपको प्री एग्जिस्टिंग हमेशा बताना चाहिए। यहाँ भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि लोग अपना प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ नहीं डिक्लेयर करते हैं, जिसके कारण कोई दूसरा भी क्लेम आता है, ओके, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। नाउ आई विल गिव यू एग्जांपल कि मेरे को सपोज ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन है, अभी कल को मेरे को डेंगू हो गया, राइट। आप बोलोगे डेंगू का तो हाइपरटेंशन से कोई लिंक नहीं है, बट इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट करेगी। क्यों? बोले कि आप अगर मेरे को डिक्लेयर करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, मैं शायद आपको पॉलिसी नहीं देता, तो मेरे को क्लेम ही तो सो एंड इसमें वो गलत नहीं है, यू हैव टू डिक्लेयर, राइट। सो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज डिक्लेयर कीजिए, आज डिक्लेयर करेंगे 2 साल बाद कवरेज मिल जाएगा, बट नहीं करेंगे तो आपको जो जेन्युइन क्लेम भी है वो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि हम प्री एग्जिस्टिंग फर्स्ट डे में कवर कर सकते हैं, अच्छा, ओके, बट सब तो कॉर्पोरेट कवर में नहीं होते हैं, राइट। सो इंडिविजुअल में सब डिक्लेयर करके करना चाहिए। कॉर्पोरेट में भी बहुत एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉइज जो कंपनी से उनको कवरेज मिलती है वो बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं मिलती है, बिकॉज हम भी बहुत कंपनीज का ग्रुप मेडिक्लेम करते हैं तो 2 लाख 3 लाख मैक्सिमम 5 लाख। तो बहुत लोगों को है कि भैया मेरे तो कंपनी से कवर है, मैं और कवर क्यों लूँ? तो उसमें 2 अगेन रीजंस हैं। फर्स्ट, वो बहुत इनसफिशिएंट होता है, 2-3 लाख या 5 लाख, तो आपको हमेशा एक टॉपअप लें या एक अलग से अपना कवरेज बढ़ाने के लिए आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। सेकंड क्या होता है कि आप सपोज वो कंपनी छोड़ दिए कभी, राइट, एंड आप दूसरी कंपनी में जाते हो जहां पर कवर नहीं है, और उस समय आपको इस दौरान कुछ डिजीज हो गया, तब आप कहीं के नहीं रहोगे, सही, राइट। तो एक हमेशा आपका सेपरेट पॉलिसी रहना चाहिए। आपको जो कंपनी से मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है, उसको छोड़ के भी एक अलग से पॉलिसी रखनी चाहिए। तो मेडिक्लेम में मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी से ले सकता हूँ अलग अलग अमाउंट का? यस, आप मल्टीपल कंपनी से ले सकते हैं, आप क्लेम एक ही जगह से कर सकते हैं। सपोज आपने एक कंपनी से 5 लाख का लिया, एक कंपनी से 5 लाख का लिया, अभी आपका कोई 3 लाख का क्लेम है, तो आप एक ही जगह कर सकते हैं, ये नहीं कि 2 जगह क्लेम कर सकते हो। बट 6 लाख हुआ तो आपको दोनों कंपनी मिला के आपको 6 लाख रुपया मिल जाएगा। या सपोज आपने 3 कंपनी से 5-5 लाख लिया तो आप और 10 लाख का या 15 लाख का क्लेम हो तो मिला के मिलेगा। बट नॉर्मली जरूरत नहीं अलग अलग कंपनी से लेने का, आप एक ही कंपनी से ले सकते हैं, बढ़ा के ले लीजिए। देयर इज नो रीजन कि आप अलग कंपनी से 3-5 लाख की पॉलिसी ले, उसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब कोई वो नेचुरल हेज वाली बात नहीं है कि मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी से लोगे तो हेज हो गया, कहीं एक कंपनी बंद हो गई तो कम से कम दूसरी तो है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई टेंशन नहीं। और मेरे पेरेंट्स के लिए अगर मुझे मेडिक्लेम लेना हो तो उसका कोई लिमिट होता है कि इस साल के बाद के शायद वो लोग मेडिक्लेम देते नहीं है, ऐसा कुछ है? सो पेरेंट्स मेडिक्लेम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया राइट नाउ, बिकॉज मोस्टली पेरेंट्स को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं एंड इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज उनको रिजेक्ट कर देती हैं। उनका प्रीमियम भी बहुत हाई होता है, इसलिए पेरेंट्स का भी आप जो भी कवर मिल रहा है जितना जल्दी ले लें उतना बेटर है। आप सोचेंगे कि नहीं और 1 साल बाद लें और 1 साल बाद लें, तो इट इज ओनली गोइंग टू गेट more and more complicated and the premium is only going to increase, right? So जो भी आज कवर मिल रहा है, there are companies which are giving, हो सकता है कुछ restrictions के साथ दे रहे हो, but वो भी ले लेने में बेटर है। तो एक बार मैंने ले लिया, अब मेरे पेरेंट्स 80-85-90 के भी हो गए, वो कंटिन्यू होता रहे, तो वो कभी भी बंद नहीं कर सकते? वो बंद नहीं। ओके, गॉट इट। प्रीमियम हो सकता है इंक्रीज हो जाए, बट पॉलिसी कंपनी बंद नहीं कर सकती। एक बार आपने चालू कर दी तो पॉलिसी बंद नहीं कर सकती। सही, तो ये तो अपना मेडिक्लेम का मोटा मोटी डिस्कशन सही हो गया। अब आते हैं दूसरा एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल इंश्योरेंस, विच इज जो घर की बात आपने कही ना कि फायर हुआ या नेचुरल कैलेमिटी, क्या क्या कवर होता है। इनफैक्ट आप गाड़ी का भी उसी में इंक्लूड करके बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है कि बाढ़ आ गया, गाड़ियां बह गई, अब ये नहीं समझ में आता है उसका इंश्योरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो पहले हम लोग घर पे आते हैं, वो आई फाइंड मेरे लिए एक बहुत पर्सनल टॉपिक है, बिकॉज आई हैव सीन फ्रेंड्स में, इवन एम्प्लॉयज़ के घरों में बहुत डैमेज हुआ है, खास करके अम्फन में बहुत डैमेज हुआ था एंड उनका काफ़ी पैसा लगा और किसी का इंश्योरेंस नहीं है, राइट। आपको अगर याद हो सुनामी भी जब आया था तो कितने घर
तबाह हुए थे और 1% भी क्लेम नहीं था। करेक्ट। ओके 1% भी इंश्योर्ड नहीं थे, 1% भी क्लेम नहीं था। सो घर का हम जो इंश्योरेंस लेते हैं वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवर होता है। सबसे पहले होता है उसमें एसेट डैमेज, कि आग लग गई, शॉर्ट सर्किट, जो होता है इंडिया में, कम होता है बट होता है, राइट। और ज़रूरी नहीं कि पूरा घर जल जाए, बट अगर एक पोर्शन भी जलता है तो काफ़ी कुछ डैमेज होता है, आपका फर्नीचर जल सकता है। शॉर्ट सर्किट में टेलीविज़न वगैरह तो डेफिनेटली क्लेम्स आते रहते हैं। तो आप पूरे घर का फर्नीचर, पूरा घर उसमें आपके जितने इक्विपमेंट्स हैं, एसी, म्यूजिक सिस्टम, टेलीविज़न, आजकल ये सब कितने महंगे महंगे आते हैं, 50,000, लाख, 2 लाख, राइट। आप सब कुछ कवर कर सकते हो, विच विल कवर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, जैसे फायर है, पानी सीपेज होके आ गया इंडिया में, अगेन इट इज़ वेरी कॉमन, राइट। पानी सीपेज होके वॉल से खराब हो गया आपका, अम्फन जैसे केस में बाढ़, पानी घर में घुस गया, राइट। सो एनी काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटीज इट इज कवर्ड। एंड देन अनदर मेजर कवर विच इज देयर इन होम इज थेफ्ट। ओके। जो अब मैं क्या बोलूँ अगेन, विच इज वेरी कॉमन। सो आप घर की सभी चीज़ों का थेफ्ट इंश्योरेंस और बगलेर इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, इंक्लूडिंग योर ज्वेलरी, राइट। जो इंडियंस में सबके घर में अच्छा खासा ज्वेलरी हम लोग रखते हैं। सो आप यू कैन कवर एवरीथिंग इन योर होम इंश्योरेंस। गाड़ी इंश्योरेंस इज अ लिटिल स्टैंडर्ड थिंग, उतना इशू नहीं है। उसमें गाड़ी बह गई तो भी कवर्ड है। उसमें खाली एक जो मैं अपने आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक इंजन कवर होता है, कि आज के दिन जैसे इंडिया में पानी बहुत बढ़ता है, तो उसमें इंजन लॉक हो जाता है। तो जब आप पॉलिसी लेते हो तो आपको वो इंजन कवर ले लेना चाहिए। इट कम्स एज एड ऑन, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द बेस पॉलिसी, बट इट कम्स एज एड ऑन, राइट। सो वो इंजन कवर भी कवर्ड हो जाता है। अदरवाइज गाड़ी इंश्योरेंस में प्रॉब्लम नहीं आता आजकल। मुझे नहीं लगता कितने लोगों को एक्चुअली में ये पता होगा कि इंजन कवर भी होता है, बिकॉज आजकल तो क्या ऑनलाइन में सब कुछ जाके ले लेते हैं, और 99% लोग तो वो डॉक्यूमेंट पढ़ते ही नहीं होंगे। डॉक्यूमेंट तो नहीं पढ़ते, खाली उनको देखता है प्रीमियम कहाँ बच रहा है, कंपेयरिंग 5 और यहाँ 400 रुपया लग रहा है, यहीं डाल दो क्योंकि यहाँ 20 रुपया बच रहा है। इंजन कवर का एक्स्ट्रा लगता है, बहुत जन इसीलिए हो सकता है कंपेयर करे तो नहीं ले, बट वो लेना चाहिए, चाहे आपका प्रीमियम जितना भी एक्स्ट्रा लग रहा हो, बिकॉज उसमें इंजन कवर है, फिर डिप्रिसिएशन कवर्ड है, बहुत सारी चीजें कवर्ड होती है, राइट। सो यस, यू शुड ऑलवेज लुक एट द कवर एंड नॉट ओनली द प्राइस। वो बोलते हैं ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। इंश्योरेंस में 2-4 5 हज़ार बचा के फायदा नहीं है, बिकॉज जब क्लेम आता है तो लाखों का क्लेम आता है, राइट। उस समय तकलीफ होता है कि अगर ये 5,000 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया होता तो आज आराम रहता। इसीलिए दोस्तों मुझे ना थोड़ा मतलब मे भी हो सकता है ओल्ड स्कूल थॉट है कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर बस प्राइस बेस्ड कंपैरिजन के बेसिस पे डिसीजन होता है, मुझे लगता है कि एक ऑफलाइन एडवाइज़र का बहुत रोल है जो कि आपको सही रास्ता दे। ऑब्वियसली उसमें भी हम डाउट कर सकते हैं कि सही है क्या है, गलत क्या है, उस पर नहीं जाता हूँ मैं। बट इंडिया जैसी कंट्री के अंदर में मैंने एक ट्वीट भी पढ़ा था, एक नामी मार्केट पार्टिसिपेंट, उन्होंने कहा था कि इंडिया जैसी कंट्री में ऑफलाइन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सही सर्विस लोगों को देना चाहते हैं तो राहुल, एक बार ये इंडिविजुअल और फैमिली वाले से थोड़ा दूर हटते हैं, क्योंकि अपने लोग एंटरप्रेन्योर है, तो एज अ बिजनेसमैन अंदर का मेरा वो बोल रहा है कि भाई कुछ मेरे लिए भी निकलवाओ। तो हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई बिजनेस? मेरा सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट यही है कि मेरा जो बिज़नेस है उसमें मेरे जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में मेरा ऑफिस हो गया, मेरा रेवेन्यू ये भी एक मेरे लिए रिसोर्स है, मेरी टीम मेरे लिए रिसोर्सेज है। तो बिजनेसमैन के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन है इंडिया में? सो बिजनेसमैन के लिए भी अगेन सब तरह के इंश्योरेंस कवर्स अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहले एसेट्स होते हैं एक बिजनेसमैन के पास। हो सकता है अगर ट्रेडिंग फर्म है तो खाली ऑफिस है, राइट। सो ऑफिस में भी जैसे आप घर इंश्योर करते हो, आप पूरे ऑफिस को इंश्योर कर सकते हो, इंक्लूडिंग फर्नीचर, योर सर्वर रूम एंड एवरीथिंग। अगर आपके पास नाउ if you are a manufacturing outfit then you have your factories, your godowns, आप ट्रांसपोर्टर हैं तो आपके ट्रक्स हैं, सो आप सारे एसेट्स को फायर इंश्योरेंस, एनी काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटीज आप कवर कर सकते हो। नाउ ये फायर इंश्योरेंस में भी लोगों को बहुत चीज़ों की आइडिया नहीं है। अब जब हम फायर इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारे एड ऑन्स कवर होते हैं, राइट। जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया, राइट। लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में मोस्ट लोगों को आइडिया नहीं होता है, जो आपने बताया। लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है कि आप सपोज आपके फैक्ट्री में आग लग गई, राइट। तो फैक्ट्री तो आप आग लग गई, आप फायर इंश्योरेंस से आपको जो डैमेज हुआ ठीक करने का पैसा मिल गया, बट वो आग के कारण जो 1 महीना फैक्ट्री बंद थी, सही बात है, उसमें आपका प्रोडक्शन लॉस हुआ, आपका रेवेन्यू लॉस हुआ, दैट इज ऑल्सो अ बिगर लॉस। सैलरी जो देनी पड़ेगी, बहुत बड़ा लॉस होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसमें बहुत क्लासिक एग्जांपल है जो
टेररिस्ट अटैक हुआ था ताज पे हाँ। कुछ सालों पहले, तो उसमें ताज का बहुत बड़ा क्लेम गया था, ऑफ कोर्स, बिकॉज आग लगी थी, बहुत प्रॉपर्टी डैमेज हुआ था. So I don't have the exact right figures, but I think that property damage was about 300-400 crore. But जो ताज 6 महीने तक बंद था, उसको जो नुकसान हुआ, that damage was even bigger than the property damage, right? So you understood what I'm talking about. So but अब again loss of profit का cover का पैसा बहुत कम लगता है, but लोगों को idea नहीं है, right? So अगर आपका एडवाइजर आपको बताए नहीं बताए, आपको पूछना चाहिए कि मेरे को लॉस ऑफ प्रॉफिट चाहिए, पूछिए और क्या क्या एड ऑन कवर्स हो सकते हैं. मतलब इतने एड ऑन्स कवर्स होते हैं, राइट? लोगों को आइडिया नहीं. मतलब मैं अगर उसमें एड ऑन कवर्स की बात करूँ तो हमको 2-4 घंटे लग जाएंगे. सही बात, राइट? सो छोटी छोटी बहुत चीज़ें होती है, बट वी कैन नॉट गो इनटू सो मच ऑफ डिटेल्स राइट नाउ. देन अपार्ट फ्रॉम फायर, देन मरीन इंश्योरेंस होता है, जो आपका गुड्स मूवमेंट होता है, आपका माल यहाँ से वहाँ इंटर कंट्री, आउटसाइड कंट्री वो जाता है. देन एम्प्लॉयज़ जो आपके आज के दिन सबसे बड़े एसेट हैं. सो ये एक बहुत अच्छा हुआ है जो कोविड के बाद हमने देखा है. पहले खाली बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ का मेडिक्लेम या टर्म इंश्योरेंस लेती थी. अब हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी छोटी कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज़ को कवर दे रही हैं, बिकॉज अब लोगों को समझ में आएगा दिस इज़ अ वेरी बेसिक बेनिफिट दैट दे मस्ट गिव टू देयर एम्प्लॉयज़. एक एम्प्लॉय जो अपना खून पसीने से आपको हेल्प कर रहा है आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए, और उनको और अवेयरनेस नहीं होती उनमें. आप अभी भी हम लोग कितना भी बात कर लें, विथ टाइम ये अवेयरनेस आएगी. तो ये कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, ये 2 बेसिक कवर दें. और हमने देखा है कि लास्ट 2-3 सालों में आफ्टर कोविड ये बहुत बढ़ गया है, राइट? जो मेरे को भी लगता है कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप चाहे उसको सीडीसी में ऐड कीजिए, राइट, बट यू शुड डेफिनेटली गिव दैट कवर. हमने भी देखा, हमारे कंपनी में भी 2-3 लोगों का डेथ हुआ था एंड उनको बहुत बेनिफिट मिला, एंड देयर फैमिली इज वेरी ग्रेटफुल टू अस कि वी गिव दैट कवर. इनफैक्ट ये आपको बिजनेस के लिए भी फायदा हो सकता है, राइट? आप कर रहे हो अच्छे के लिए, बट आपको बिजनेस में फायदा है कि आज आपकी कंपनी अगर अब मैं भी देख रहा हूँ ना, एम्प्लॉयज़ भी उन्हीं कंपनी में जाना चाहते हैं जहाँ पर इससे बेनिफिट्स हैं, राइट? सेकंड, आपको रिटेंशन में फायदा होगा. ओके, लोग जानते हैं अगर हाँ कल को कुछ होने से कंपनी मेरा ध्यान रखेगी, तो लोग भी दूसरी जगह जल्दी से जंप करना नहीं चाहेंगे. करेक्ट, राइट? सो दैट इज थिंग. थर्ड, एक बहुत इंटरेस्टिंग कवर आपको बताता हूँ जो इंडिया में अगेन लोगों को आइडिया नहीं है, वो है बैड डेट कवर. ओके, यस. सो बैड डेट्स तो अभी आप 100 बिजनेसमैन को खड़ा करेंगे तो 90 बोलेंगे भैया बचा लो बस, यू नो, पेमेंट का कोई माई बाप नहीं है. जवान की वैल्यू तो अब खत्म हो गई है. आप बैड डेट इंश्योरेंस भी ले सकते हो. आप जो गुड्स या सर्विसेज आप क्रेडिट पे बेचते हैं, यू कैन गेट दैट इंश्योर्ड ऑल्सो. कितना प्रीमियम लगेगा उसमें? 1 करोड़ का 0.1 नहीं, उसमें कम से कम 10 करोड़ का सम इंश्योर्ड चाहिए होता है. सो थोड़ा कम में भी हो जाता है. आपका प्रीमियम डिपेंड्स ऑन द टर्नओवर. जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा प्रीमियम कम होगा, बट तो भी आप 0.2% समझ लो. अगर किसी का 20 करोड़ का टर्नओवर है तो साल का 4 लाख का प्रीमियम, विच इज़ नथिंग. आज आप समझो कि 10 साल में एक भी बैड डेट होता है तो आपका पूरा पैसा रिकवर्ड है. बट मोर इम्पॉर्टेंटली, आज आपका अगर बैड डेट कवर है तो बिकॉज आप अपना बिजनेस उससे बढ़ा सकते हो. अगर आपको सिक्योरिटी के भैया मेरा बैड डेट होने से मैं कवर्ड हूँ, तो यू कैन गो टू न्यूअर मार्केट्स, यू कैन गो टू न्यू कस्टमर्स, राइट? यू कैन बी मोर अग्रेसिव इन द मार्केट. ओके, सो बैड डेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कवर. अगेन अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं उसके बारे में, हम भी एजुकेट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को. बट ये अगेन इंडिया में ग्रोथ के लिए, खास करके एसएमईज के लिए जो बैड डेट को ऑफकोर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कवर है. सही है. मतलब अब जैसे पहले कंपनीज जो है वो गुंडों को पैसा देती थी ना हफ्ता ताकि पैसा वसूली कर सके, तो अभी गुंडों को पैसा नहीं देना होगा. आई थिंक इंश्योरेंस करा लो. और बहुत सस्ते में गुंडों को तो 20-30% देना पड़ता ऐसा था 20-30%? बाप रे बाप. तो बहुत सस्ते में गुंडे मिल रहे हैं आपको. इंश्योरेंस कंपनी विल टेक केयर ऑफ योर रिकवरी. आई डोंट नो वेदर दे वुड लाइक टू हियर दिस, बट पैसा तो आपको रिकवर हो जाएगा. अच्छा, थोड़ा इंश्योरेंस कंपनी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं. मैं एक चीज़ और बिफोर वी गो, एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ जो आज के दिन अगेन एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है, विच इज कवर्ड, इज साइबर क्राइम इंश्योरेंस. राइट, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल, यहाँ भी जो आपके दर्शक हैं, बहुत जगह उनके अकाउंट से पैसे गायब हो गए होंगे, या वो मेल्स आती हैं, ऐसी मेल्स आती हैं कि आपको लगता है कि आपके फ्रेंड ने भेजी, ऑफिस से आई, आप उसमें गलत पेमेंट कर दे. तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट जिन्होंने 8-8, 10-10 करोड़ रुपया नुकसान किया है, जिनका रेगुलर ट्रांजैक्शन होता है, ये बहुत स्मार्ट होते हैं, ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं. सो आप इसको भी कवर कर सकते हो कि आपका साइबर क्राइम के कारण, फिशिंग मेल्स के कारण अगर कोई नुकसान होता है, यू कैन कवर दैट ऑल्सो. वो भी लोगों को, बिजनेसेस को खास करके बिल्कुल लेना चाहिए. पर राहुल, अल्टीमेटली द ओनर्स टू प्रूफ कि मेरे नुकसान हुआ है, और पुलिस मशीनरी से
उसको स्टाम्प करवाना कि हाँ एक्चुअल में इसका नुकसान हुआ है और क्लेम रिसीव करना। इंडिया में एक जो डर है एक आम आदमी का यही है कि वहाँ से कैसे निकलेंगे, क्लेम ये तो ले लिए, मेंटल पीस आ गया, ले लिए लेकिन क्लेम के बाद का जो इंडिया का मशीनरी है उसे बहुत डर लगता है। हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस? नहीं, सो एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्ररी, ये मैं हमेशा सुनता हूँ कि इस क्लेम में प्रॉब्लम है। मैं यहाँ हमारी बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, बट येस दैट इज़ वाई अ गुड एडवाइजर इज नीडेड। यू हैव टू, जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन का बता रहे थे, आज ऑनलाइन का हल्ला ज़्यादा है, बट आप अगर ऑनलाइन पेनिट्रेशन देखो तो आज भी जितने ऑनलाइन प्लेयर्स हैं या इवन इंश्योरेंस कंपनीज का ऑनलाइन सेल आप पकड़ो तो सब मिला के 3% भी नहीं होगा। तो 15 साल हो गए ऑनलाइन चालू हुए, बट 3% भी पेनिट्रेशन नहीं है। वो 3% में भी उसका 80% मोटर ही है, जो कि बहुत स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। तो विच इज़ अ टेस्टिमनी दैट पीपल डोंट ट्रस्ट बाइंग ऑनलाइन। ऑफलाइन में भी बहुत मिसकम्युनिकेशंस हैं, राइट, बट स्टिल लोगों को ये ज़रूरत है, एक अच्छे एडवाइज़र की ज़रूरत होती है जो क्लेम के टाइम में उनको गाइड कर सके। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम इतना ईजी नहीं है और इंश्योरेंस कंपनीज डू आस्क फॉर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। खास करके कंपनीज में तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यू नो, जहाँ पर बड़े बड़े 5-10-20 करोड़ के क्लेम आते हैं। सो ये प्रॉब्लम है, बट एक अच्छा एडवाइज़र हो तो आपको वो इन सब के थ्रू नेविगेट करके आपका क्लेम बहुत अच्छे से निकलवा सकता है। सही है। और अच्छा एडवाइज़र वो होता है दोस्तों जो सबसे पहला जिसका इंटेंशन रहता है एडुकेट करना। वो समझ में आ जाएगा आपको कि वो बेचना है कि एडुकेट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। वेल सेड। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट का हूँ ना, तो मेरे अंदर हमेशा ये चुल रहती है कि यार इंडस्ट्री क्या है तो बताओ, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है वो उतना नहीं परफॉर्म करते हैं इंश्योरेंस वाले जितना करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत उनमें अच्छा मूवमेंट आया, बट आई एम नॉट गोइंग टू आप टेंशन मत लीजिए, आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर यू विद द स्टॉक रिकमेंडेशंस। बट ये स्ट्रक्चर बताइए ना, पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, कौन कितना बड़ा है, किसका स्कोप ज़्यादा लगता है? आप अगर इंडिया में लोगों को पता नहीं होगा, बट 1971 के पहले ऑलमोस्ट 300-400 इंश्योरेंस कंपनीज थी। 300-400? यस। सो अभी यहाँ रिडल तो नहीं खेल सकते हैं, बट आज के दिन इंडिया में अराउंड 70 इंश्योरेंस कंपनीज हैं और यूएस में अबाउट 6,000 इंश्योरेंस कंपनीज। 6,000 इंश्योरेंस कंपनी। और इंडिया में कितनी? 70? यस। सो विच आई थिंक विल बिकम 100 बाय नेक्स्ट ईयर। ओके, राइट। सो 1971 में इंदिरा गांधी जी ने पूरे इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया था। सब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को मिला के LIC ऑफ इंडिया बनाया, और बिकॉज प्रॉब्लम्स था ऑफ कोर्स उस समय भी, यू नो, बहुत फ्रॉड होते थे, और पूरा गवर्नमेंट के अंडर लाके सारे जनरल इंश्योरेंस को 4 कंपनीज PSUs जो हम बोलते हैं, नेशनल, न्यू इंडिया, ओरिएंटल एंड यूनाइटेड, उसमें मर्ज करके कर दिया। फिर 2001 अगेन, बिकॉज बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं हुआ था, तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन से ही इंडस्ट्री में ग्रोथ हो सकता है, और वो हुआ भी है, राइट। लास्ट 20 सालों में जो पेनिट्रेशन बढ़ा है, जो अवेयरनेस बढ़ा है, वो प्राइवेट कंपनीज के कारण ही बढ़ा है, बिकॉज दे आर अग्रेसिव, दे वांट टू बिल्ड अप बिजनेस। सो नाउ आफ्टर दैट कमिंग, राइट, लोग इंश्योरेंस के बारे में समझने लग गए ना प्राइवेट कंपनीज में। सो अभी भी, बट आप अगर देखो तो खाली 20 साल हुए हैं, राइट, इट्स स्टिल अ वेरी नेशेंट इंडस्ट्री, बट नेक्स्ट 10 years you will see a humongous growth in the industry, right? You will see many companies becoming bigger. अभी तो हार्डली कुछ कंपनीज के इवन IPOs आए हैं, जैसे ICICI Lombard या HDFC Life या SBI, right? But you will see many more companies coming out with their IPOs in the next 5 to 10 years. But see, insurance is a very long-term gestation period. आज कोई इंश्योरेंस कंपनी सेटअप करता है तो उसको ब्रेक इवन टाइम इज एवरेज 9 to 10 years, एंड इट इज अक्रॉस वर्ल्ड वाइड। ओके, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म बिजनेस। आप इंडिया में जो प्राइवेट कंपनीज भी आई हैं, आप अगर उनके पार्टनर्स को देखो, जैसे प्रूडेंशियल 200 साल पुरानी कंपनी, न्यूयॉर्क लाइफ, मेट लाइफ, यू नो, HDFC स्टैंडर्ड, दे ऑल, मतलब कोई भी कंपनी 100 साल से कम के नीचे नहीं होगी। सो इंश्योरेंस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म बिजनेस, सो यू विल सी लॉट ऑफ वैल्यू बीइंग जनरेटेड इन दिस कंपनीज इन द नेक्स्ट 10 to 15 years. ओके, एंड इंश्योरेंस में जब हम बात करते हैं, एक तो प्राइवेट एक तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया और एक जनरल इंश्योरेंस है, तो विच कैटेगरी मेक्स मोर मनी? लेट मी आस्क यू दैट। और कैसे मैं पूछूँ ये बात, आई डोंट वांट टू साउंड एज इफ कि आई एम फेवरिंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी है, बट from a unit economics perspective, is life a better business or a general? So अभी तो लाइफ इंश्योरेंस ही बहुत बड़ा है इंडस्ट्री। आई थिंक दिस ईयर
General insurance will be about $30 billion and life insurance will be about 150 to 200 billion dollar. Okay, because इंडिया में लोग लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादा समझते हैं, वो कर्टसी LIC कम से कम लाइफ इंश्योरेंस तो लोग लेते हैं, बट धीरे धीरे गैप कम होते जाएगा. Okay, but life insurance is always bigger than general insurance because everyone needs life insurance. Every human will need life insurance, but assets तो सबके जरूरी नहीं है कि उनके पास हों. Okay, plus क्या लाइफ इंश्योरेंस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट. आपने आज एक पॉलिसी ली तो वो 20 साल तक चलती है, फिर आप कर ले रहे हो तो हेल्थ वगैरह में ऐसा नहीं होता है, और कॉस्ट भी बहुत कम होता है हेल्थ इंश्योरेंस या आपके गाड़ी का इंश्योरेंस का. और गाड़ी आप एक ले लोगे, दो ले लोगे, राइट. लाइफ इंश्योरेंस आप 10 पॉलिसी भी लोग लेते हैं. सो लाइफ इंश्योरेंस इज ऑलवेज बिगर, बट अब जनरल इंश्योरेंस इंडिया में बढ़ रहा है, लोग समझ रहे हैं दैट गैप विल रिड्यूस. बट दोनों ही मतलब इतना बड़ा इंडस्ट्री है ना, इट इज नो पॉइंट चूजिंग ये लाइफ में ज़्यादा पैसा बनेगा, जनरल में पैसा बनेगा. हाँ, एक पर्सपेक्टिव जरूर है कि सिंस अभी जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री स्मॉलर है तो उसमें ग्रोथ डेफिनेटली ज़्यादा होगा. जितना आपको जनरल इंडस्ट्री में ग्रोथ मिलेगा कंपनीज को, उतना लाइफ में नहीं मिलेगा. ये मेरा मानना है. ओके, फेयर पॉइंट. नाउ लेट्स गेट इनटू द लाइफ इंश्योरेंस. तो कोई भी इंसान लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं अपने आप को लाइफ को सिक्योर करूँ फ्यूचर में. अब हाउ डू आई डिसाइड कि मेरा कितना अमाउंट का एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए? क्या मैं अमाउंट चेंज कर सकता हूँ फ्यूचर में? ठीक है, क्या कोई एक्सपायरी पीरियड होती है? मतलब ऐसे तो हम लोग का एक्सपायरी तो हम लोग को नहीं पता, बट क्या उस पॉलिसी की कोई एक्सपायरी पीरियड है? थोड़ा और डीप आई वांट टू गेट इनटू दैट लाइफ इंश्योरेंस प्लीज. सी, लाइफ में बहुत सिंपल है, दो प्रोडक्ट्स हैं, एक टर्म इंश्योरेंस, एक बाकी सब प्रोडक्ट्स. अच्छा, एक टर्म और एक बाकी सब है. ये सही क्लासिफिकेशन, राइट. सो टर्म इंश्योरेंस लोग अब समझने लग गए हैं. 10 साल पहले तक लोग नहीं समझते थे, मैं समझा के थक जाता था, बट बोलते मेरे मरने के बाद क्या होगा. यहाँ तो हम लोग सब भगवान भरोसे सब रहते हैं ना, मेरे मरने के बाद क्या भगवान देखेंगे. बट ठीक है, लोग अब अवेयरनेस आ गया है, लोग समझने लग गए हैं. सो टर्म इंश्योरेंस इज अ गुड प्रोडक्ट. वाई? बिकॉज बहुत कम प्रीमियम में बहुत अच्छा कवर मिल जाता है. और टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए कि एक अगेन इट्स अ वेरी लिटिल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, बट बहुत सिंपल है कि कल को मेरे को कुछ हो जाता है तो मैं इतना पैसा छोड़ के जाऊं कि मेरे फैमिली का घर खर्चा आराम से चल सके, मेरे बच्चों की स्कूलिंग हो सके, या मेरे कोई बड़े बच्चे हैं तो उनका शादी का खर्चा उससे निकल सके. राइट. तो उतना टर्म इंश्योरेंस हम लोग को लेके रखना चाहिए. बट वो आज की डेट में मैं एस्टिमेट कैसे करूं? 6 महीने पहले जो खर्चा होता था और अभी जो खर्चा हो रहा है उसमें डिफरेंस हो गया है. सो सपोज, अच्छा मैं अब और अगर डिटेल में जाना चाहें, सपोज मेरा घर खर्चा 1 लाख रुपया है, तो एक बहुत सिंपल थंब रूल है, मेरे को 2 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए इंटू 200. अच्छा, राइट. अगर मेरा 2 करोड़ का इंश्योरेंस है तो 6% ब्याज साल का 12 लाख रुपया मेरी फैमिली को मिलेगा. अब इसमें हमको इन्फ्लेशन ऐड करना चाहिए. राइट. कि सपोज 5 साल बाद वो 1 लाख 1.5 लाख हो जाएगा, तो मैं 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ ले सकता हूँ. और जरूरी नहीं कि आपको सब आज एक साथ बढ़ाना है. आज आप 2 करोड़ रुपया ले रहे हो, राइट, कल आप 6 महीने, आपको 5 साल बाद लगा बढ़ाना चाहिए, फिर 2 करोड़ ले लीजिए, तो उस समय मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा. प्रीमियम थोड़ा बढ़ेगा, राइट, बट आप मतलब नीड के हिसाब से तो आपका इनकम भी बढ़ेगा. आपके खर्चे बढ़ रहे हैं तो इनकम भी बढ़ ही रहा होगा, लाइफस्टाइल और बेटर हो रही है, so you can keep on increasing. Now coming to the other perspective, life insurance from investment perspective, that is also a good thing, but people again it is very missold and misunderstood. Okay, मेरे हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस में उन्हीं को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनको 15-20 साल का होराइजन हो, जो कैपिटल बिल्डिंग करना चाहे. राइट. बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट. ओके, इट इज फॉर फ्यूचर नीड अ प्लान. शॉर्ट टर्म में आपको ना रिटर्न मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस में, शॉर्ट टर्म में देयर लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, बट लोग एवरीथिंग इंडिया में फास्ट है. अभी यूलिप्स के कारण भी कि 3 साल 5 साल में लोग बंद करने लगे हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग. एंड लाइफ इंश्योरेंस का एडवांटेज ही है कि इट्स अ फोर्स्ड सेविंग. आज आपको रिटर्न कितना मिलता है? 6-7%. फॉर्चुनेटली आज के दिन लॉट ऑफ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ 6-7% गारंटीड IRR मिल रहा है, ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ 15-20-25. बट लाइफ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इट्स अ फोर्स्ड सेविंग, कि आपने अगर एक 20 साल की पॉलिसी ले ली, अब आपको इच्छा हो नहीं हो, आपको वो पैसा हर साल भरना पड़ेगा, जो किसी प्रोडक्ट में नहीं है. राइट. आप म्यूचुअल फंड बोलो, प्रॉपर्टी बोलो, स्टॉक मार्केट बोलो, आज भी टेंडेंसी होता है कि म्यूचुअल फंड में ऊपर गया तो निकाल लें, नीचे आया तो डर के मारे निकाल लें. बट लाइफ इंश्योरेंस में एक बार आपने कमिट कर दिया तो लोग टेंड करते हैं 15-20 साल 25 साल तक वो पैसा देने का. और अगर मेरे बीच में रिक्वायरमेंट आया तो कोई सरेंडर वैल्यू आप उसमें लोन ले सकते हैं. अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस में लोन मिल जाता है. आप अपनी पॉलिसी में 8-9% पे लोन ले सकते हैं. राइट. सरेंडर वैल्यू पे ले सकते हैं. सो कुछ पार्ट आपको डालना चाहिए
एज अ आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो म्यूचुअल फंड वगैरह सभी डालते हैं, तो थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस में डालना चाहिए, बट ओनली इफ यू आर विलिंग टू कमिट फॉर 15-20 ईयर्स, अदरवाइज नॉट। एंड दैट इज माई ये आप इंडोमेंट पॉलिसी की बात करें? इंडोमेंट, हाँ, Which जो भी is सेविंग्स बेस्ड पॉलिसी, savings उसमें based policy वो है। 100 तरह के पैकेज वो बना के हाँ, दे देते हैं, हाँ, बट हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट टाइम होराइजन 15 से 20 साल का मिनिमम होना चाहिए। तो आइडियली मतलब ठीक है 15 से 20 साल है तो निफ्टी ETF में ही कर लो, 12-13% तो वहीं आ जाएगा उसमें। तो बिल्कुल करना चाहिए, हाँ। बट अगर आप 100 रुपया सेविंग कर रहे हो, हाँ ओके, बट आपका अगर उतना डिसिप्लिन है, हाँ, ओके, कि आप 15-20 साल तक कर लेंगे। कंटिन्यूअसली आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो लोग भी तो निफ्टी ETF में डालते होंगे इवेंचुअली। बट इन द एंड रिस्क तो है ही। हाँ रिस्क तो है, रिस्क तो है ही। रिस्क तो है। आप इतना नहीं बोल सकते लाइफ इंश्योरेंस उनको गारंटीड रिटर्न मिल रहा है, हाँ हाँ, right? guaranteed इसीलिए return? हाँ, गारंटीड आपको 6-7% का IRR मिलता है। हाँ, हाँ, सी दैट्स व्हाई आई मीन सभी बोलते हैं, आई मीन यू आर अ बेटर एक्सपर्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देन मी, बट इतना तो सीखा है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, या राइट? 10% यहाँ डालो, 10% यहाँ डालो, 10%। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी चलने दीजिए। अच्छा नहीं चलाइए इतने सारे प्रोडक्ट्स है, आप उनसे चला लीजिए। और टर्म इंश्योरेंस आई थिंक एक ऐसा चीज़ है जो तो अच्छा इसका कोई अमाउंट का वो होता है क्या कि सब मेरे को अपना 100 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करना हो सकता है? आपका तो 1000 का भी हो सकता है, 100 करोड़ का क्यों? नहीं कोई प्रूव करना पड़ता है कि मेरा वर्थ है वैसा। इट इज सो आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ा है कि लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया वांट हाई कवर, बट उनका इनकम बैक नहीं करता है। नाउ व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट? सो बिकॉज इसमें भी बहुत फ्रॉड होता है। अच्छा ओके, सपोज मैंने अपनी कंपनी में किसी एम्प्लॉय का कंपनी में पॉलिसी लिया, या मेरे फैमिली वालों ने, मेरा साल का इनकम है 5 लाख रुपया, मैं 10 करोड़ का पॉलिसी बना के, तो आप समझ गए। और ये होता है इंडिया में, बहुत होता है, यू विल बी सरप्राइज्ड, राइट? सो आपका अगर 5 लाख रुपया का साल का इनकम है, तो आइडियली आपको 20-25 टाइम्स 1 करोड़ से ज़्यादा का कवर नहीं मिलेगा, राइट? टू अवॉइड एनी सच काइंड ऑफ रॉन्ग थिंग्स। ओके, सो बहुत लोग इंडिया में एसेट्स हैं, राइट, बट वो पक्का कच्चा आप समझते हैं कि इनकम नहीं दिखाते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम है आज के दिन। सही है। जैसे लोन नहीं मिलता है, वैसे आपको इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। सो राहुल मन तो नहीं कर रहा लेकिन दोस्तों मैंने ना कुछ लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि देखो आप रियल लोग हों, और अभी रील लोग बहुत चल रहे हैं मार्केट में, तो जब तक रियल लोग सामने नहीं आएंगे, जैसे मैं आया ना सामने, तब तक दुनिया को रील के लोगों से कैसे बचे? तो एक तो अजय भैया का मैंने किया था, अजय शर्मा का, याद है आपको चैनल? कितने ज़बरदस्त वीडियो वो बना रहे हैं, और आप नहीं उनको फॉलो कर रहे तो उनको भी कीजिए, बिकॉज लाइफ की फ़िलासफ़ीज़, एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट, एक जीवन जीने का तरीका, वो अजय शर्मा अपने चैनल पे सिखा रहे हैं। तो मैंने राहुल को भी रिक्वेस्ट किया है कि राहुल भाई इंश्योरेंस सेक्टर पे जेन्युइन अच्छा नॉलेज, अच्छा एक, और एज एन एंटरप्रेन्योर इंस्पिरेशन लोगों को करना, ये तुम्हारा भी दायित्व है, तो आप भी अपना चैनल चालू करिए। तो राहुल ने चैनल चालू किया अपना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। बहुत ज़रूरी था कि हम सब आगे आए, सामने बातचीत करें। तो आप राहुल के साथ, राहुल के चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, बिकॉज कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर में, चाहे बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना चाहते हैं। राहुल ने अपनी बुक्स में इतनी बातें की है कि आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ही राहुल से। तो आप मेरे चैनल के साथ जैसे जुड़े, वैसे राहुल के चैनल के साथ जुड़िए। अगेन क्लैरिफिकेशन है, दोस्ती आ रही है और कोई रीज़न नहीं है आपको वहाँ पुश करने का। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो, 45 मिनट्स के करीब, ज़्यादा मैंने समय नहीं लिया आपका, और लेकिन 45 मिनट में राहुल इंश्योरेंस 101 वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आई थिंक ये वीडियो बेंचमार्क बनेगा फॉर समवन जो आम आदमी है ना, जो घर घर में हम लोग सबको बैठे हैं, उनके लिए इंश्योरेंस को समझने का एक बहुत अच्छा बेंचमार्क वीडियो बन जाएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअल में नॉलेज सब तक जाए, खासकर आपके दोस्तों तक, आपके रिलेटिव तक, प्लीज़ स्प्रेड दिस वीडियो, शेयर दिस विद एवरीवन, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, वी ऑल नो दैट, राइट? ओके दोस्तों, ये था OMG सीरीज़ का वीडियो नंबर 2। ऐसे ही वीडियोस और रिकॉर्ड करने का मन है। मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है कि सीखूं। आज इंश्योरेंस के बारे में मैंने कितना कुछ सीखा है ना, और आपको भी सिखाऊं इन प्रोसेस के अंदर में। तो पहला वीडियो था ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, जो कि हमारे यहाँ पर 4 लोग और आए थे, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो भी देखिएगा। सेकेंड ये है, और भी बहुत सारे वीडियोज़ लेके आऊँगा, साथ में मिल के सीखेंगे और अपने आप को अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार करेंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। बाय बाय।